Hello guys, I am Priyanka Gupta and you are watching my channel Commerce Solution Hub। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने कंप्लीट किया था उसका मीनिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, उसकी नीड क्या होती है और उसके प्रिंसिपल्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? वो रूल्स या गाइडलाइंस जो हमें ये बताती हैं कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो वो गाइडलाइंस जो हमें ये बताएं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे प्रेजेंट करें, वो कहलाते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। अब मेन आ जाते हैं हम इसकी नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर कि इनकी नेचर क्या होती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक गाइडलाइंस देते हैं। गाइडलाइंस मीन्स ये हमें गाइड करते हैं कि अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो वो ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड कर सकता है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकता है, कैसे उसको प्रेजेंट कर सकता है। तो सिंपल गाइडलाइंस हैं कि कैसे हमको काम करना है बिजनेस में। सेकेंड होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यानी हमने ये क्यों बनाए थे, इनके पीछे क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर सब लोग अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करने लगे तो अकाउंटिंग समझना हो जाएगा बहुत ही टिपिकल, कोई उसको नहीं समझ सकता। तो सभी के अकाउंटिंग प्रैक्टिस में यूनिफॉर्मिटी आ सके, सभी लोग सेम गाइडलाइंस को फॉलो करें, सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का, प्रेजेंट करने का सेम मेथड हो, इसके लिए नीड थी किसकी? हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? यूनिफॉर्मिटी लाना। थर्ड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री, यानी ये बिजनेस अकाउंटिंग, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये बनाए किसके बेस पर जाते हैं? तो जो हमारी कंट्री के लॉ होते हैं या हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जिस टाइप से होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट तो हमें पता है डायनामिक होता है, वो कभी सेम नहीं रहता। तो जैसे जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, हमारे लॉ में चेंजेस आते जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं, उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। फोर्थ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। मैंडेटरी मीन्स सभी के लिए कंपलसरी हैं, हर एक पर्सन को इसको फॉलो करना है। जैसे हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि इनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, GAAP। रीज़न, कोई भी पर्सन इसको डिनाई नहीं करेगा, सभी को इसको कंपलसरीली फॉलो करना होता है। तो ये नेचर में कैसे होते हैं? मैंडेटरी होते हैं, यानी कि सभी को इनको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव ऑल्सो बीन मेड फ्लेक्सिबल। अब वैसे तो ये मैंडेटरी होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। वैसे तो हमने जब देखा था कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो हमें वैसे ही पता है कि जैसे जैसे लॉ या बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और रखी गई है कि जो भी बिजनेसमैन है वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकता है, चूज़ अलग अलग मेथड को कर सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी होता है। तो बिजनेसमैन चाहे तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे और अगर वो चाहे तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को फॉलो कर सकता है। अगर हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी है अपनी, तो उसके लिए लीफो मेथड होता है, फीफो मेथड होता है, हीफो होता है। कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेसमैन किसी को भी फॉलो कर सकता है, यानी कि इसमें भी उनके पास कुछ चॉइस अवेलेबल होती हैं कि गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो तो वही फॉलो करनी है, लेकिन उसमें भी उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमेशा क्या होते हैं कि फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी बिजनेसमैन अकॉर्डिंग टू नीड इसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, यूनिफॉर्मिटी लाना। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट है मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। अब अगर किसी को कोई भी गाइडलाइन नहीं मिली हो तो क्या करेंगे? सारे बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। अब जब सभी लोग अपनी मर्जी चलाने लगे तो क्या होगा? चीज़ों को समझना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, कोई भी पर्सन नहीं समझ पाएगा, दूसरे के कोई कंपैरिजन करना है नहीं कर पाएगा। बिजनेसमैन जाएगा, वो कहेगा मैं तो नहीं करता इस तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, मुझे तो दूसरा करना है।
तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से डिस्प्यूट होंगे। तो ये जो हमारी डाइवर्स यानी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस बिजनेसमैन यूज़ करते थे, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए नीड थी किसकी, एक कॉमन गाइडलाइंस की जिसको सभी लोग फॉलो कर सकें। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जो भी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस हैं उनको एलिमिनेट करना या उनको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देना। सेकेंड है प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकें, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, तो उसके लिए भी नीड थी किसकी, हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। थर्ड है अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्टेड एंड अप्लाइड, यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, उसको आगे क्या रोल प्ले करने वाली है बिजनेस में, हमें कितना सपोर्ट करेगी, उसको समझने के लिए, उसकी इम्पॉर्टेंस को समझने के लिए भी नीड थी किसकी, हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। फोर्थ है फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है तो कंपेयर कब करेंगे, जब सेम मेथड से फॉलो कर रखे हो तभी तो कर सकते हैं। पता चला आज तो करा था किसी और मेथड से, नेक्स्ट ईयर कर लिया दूसरे मेथड से, तो कैसे कंपेयर कर पाएंगे, कब कंपैरिजन होगा, जब वो सेम मेथड से बन रहे होंगे। तो अगर हमें अपनी ही फर्म के ईयर बाय ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके देखना है कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंजेस आए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आए, तो उसमें हमारी हेल्प करती है। और अगर हमें किसी दूसरी फर्म से कंपैरिजन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने, तो उसमें भी ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है एनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हमारी रिलायबिलिटी मीन्स होता है विश्वसनीयता, यानी अगर हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को और इंक्रीज़ करना है और एनहेंस करना है, तो उसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसकी यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी मीन्स होता है यूज़फुलनेस, कहाँ हम इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द नॉर्म्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमें नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, हमें एक गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें और कैसे उसको प्रेजेंट करें। नॉर्म्स वो चीज़ होती है जिसके बेस पर किसी चीज़ को जज किया जाता है, जिसके बेस पर वो प्रिपेयर होती हैं। तो जो हमारे नॉर्म्स दिए जाते हैं वो कौन देता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। सेकेंड वन इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। ये पीछे भी पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी गाइडलाइंस नहीं पता हूँ, कोई नॉर्म्स ना बताऊँ, तो सब लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चलेंगे। लेकिन अगर हमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिल जाएं, सबको पता चल जाए कि कैसे ट्रीटमेंट करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, तो सभी के सेम होंगे, यानी कि यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करने में हेल्प करता है ये हमारी। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, सीबीएसई का रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो सीबीएसई ने हमें गाइडलाइंस दे दी कि 10th का रिजल्ट कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं कि कितनी परसेंटेज हमें अपनी उसकी लेनी है, पीरियोडिक टेस्ट की कितनी, हाफ ईयरली की कितनी, प्री बोर्ड की लेनी है, उसके बेस पर तैयार करेंगे। तो सभी के लिए वो नेम्स फिक्स हो गए, नॉर्म्स फिक्स हो गए, जिसके बेस पर कि वो अपना रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। अब जब सभी के लिए सेम गाइडलाइंस है, सेम नॉर्म्स है, तो सभी के स्टेटमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि यूनिफॉर्म होंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स। अब जब हमें पता है कि प्रॉपर क्या गाइडलाइंस हैं, सभी लोगों को वही चीज़ें फॉलो करनी है, तो जो यूज़र होता है उसको पता होता है कि मैं अपने लॉ के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी उन्हीं गाइडलाइंस को कर रहा हूँ, तो मेरे स्टेटमेंट ठीक होंगे, कोई भी डाउट नहीं रह जाता मन में। यानी कि ये यूज़र के माइंड में एक कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने का काम करते हैं। जब प्रॉपर हमें सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास सारी गाइडलाइंस अवेलेबल होती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग। जब भी कोई ऑडिटर हमारे अकाउंट्स की ऑडिटिंग यानी कि उसको चेक कर रहा होता है, उसको वेरीफाई कर रहा होता है, तो वो तभी तो करेगा जब कोई नॉर्म्स होंगे जिनके बेस पर हमें चेक करना है। तो ये ऑडिटर्स की हेल्प करते हैं किसमें, हमारे अकाउंट्स की ऑडिटिंग करने में या उनको चेक करने में। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, कोई भी चीज़ है तो वो लिमिटेशन फ्री नहीं होती, बट इसकी बहुत लिमिटेड लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड सो इट डजंट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज।
अब हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड्स बने हैं ये कैसे थे, हमने इसके नेचर में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये मैन मेड होते हैं। मैन मेड का मीनिंग है कि ये हमेशा वेरिफिकेशन के टेस्ट पर पास नहीं हो सकते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये फेल हो जाते हैं, बट वो बहुत ही रेयर केस में होता है। सेकेंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब क्योंकि ये बिजनेस एनवायरनमेंट या लॉ पर बेस होते हैं तो जैसे जैसे उसमें चेंजेस होंगे ऐसे इसको भी उन चेंजेस को कवर अप करने के लिए चेंज करना पड़ता है, यानी कि ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कभी चेंज भी करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ मैन मेड है तो रेयरली ऐसा हो जाता है कि वो अपने जो वेरिफिकेशन टेस्ट हैं उसको पास ना कर पाएँ, अदरवाइज़ ये करते ही हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। अब यहाँ तक का हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये क्या होती है, हमारी कंट्री में अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की गाइडलाइंस कौन देते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, हमने इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट किया, तो अब इंटरनेशनल ट्रेड में तो एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं रही, उसमें क्या है बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं और हर कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है, लॉ अलग होता है, तो वो सारी कंट्रीज़ के अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब हमें ज़रूरत थी कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइंस की जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग फॉलो कर सकें। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिज़नेस को ईजी बनाने के लिए गाइडलाइंस दी गई जिसको कि सभी लोग फॉलो करेंगे ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल बिजनेस है, वो हमारा इजी हो सके, सभी लोग सेम तरीके से ही अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड बने उसको हमने क्या नेम दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसके नेम से ही पता चलता है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए जो हमारे स्टैंडर्ड्स दिए गए थे जो हमें ये बताते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस करते टाइम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किए जाएं, वो कॉमन गाइडलाइंस जो सारी की सारी कंट्रीज़ फॉलो करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। अब इसके भी कुछ अजम्पशंस होते हैं, क्या होते हैं IFRS के अजम्पशन, एक्रूवल अजम्पशन। एक्रूवल मीन्स होता है जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन अकर्ड होगा हमेशा उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड किया जाएगा, सेटलमेंट से कोई इसका रिलेशन नहीं होता, यानी मनी कभी भी आए बट ट्रांजैक्शन हमेशा किस डेट पर रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस डेट पर हमारे पास से गुड ट्रांसफ़र हो गया है। सेम अजम्पशन है जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न मीन्स बिजनेस की लाइफ लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही चलती रहती है, बिजनेस हमारा क्लोज करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मेजरिंग यूनिट अजम्पशन, मेजरिंग यूनिट अजम्पशन यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कॉमन मेजरिंग यूनिट को फॉलो किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एक है कांस्टेंट परचेजिंग पावर असम्पशन, ये एक न्यू पॉइंट है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। कांस्टेंट परचेजिंग पावर असम्पशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो महंगाई, यानी जब कमोडिटीज़ के प्राइस राइज हो जाते हैं और मनी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, उस सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमारी कैपिटल को एडजस्ट करना होता है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं कांस्टेंट परचेजिंग पावर असम्पशन, यानी कि हम जो भी परचेजिंग पावर चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते चले जाते हैं। अब ये जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स थे इंटरनेशनल, इनको बनाता कौन है, तो इसको बनाती है हमारी कौन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, या हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इनको बनाता है, जिसमें कि हमारे सारे ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किए जाएं, उसकी गाइडलाइंस दी हुई होती है जो सभी कंट्रीज़ को फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो ये कमेटी हमारी बनाई गई थी इन स्टैंडर्ड्स को देने के लिए। इन्होंने क्या किया था, इसमें भी टाइम टू टाइम हमारे क्या होते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिवाइज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपने स्टैंडर्ड्स देते हैं। IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से बनते हैं, अब जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें 5 आते हैं मेन स्टेटमेंट। फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये वो स्टेटमेंट है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है और इसके जो मेन 3 टर्म होते हैं वो होती हैं एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी।
एसेट्स मीन्स क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ या हमारे रिसोर्सेज जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, हमारे ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म, यानी कि जो हमें आउटसाइडर को अमाउंट पेड करनी होती है वो होती हैं लायबिलिटीज़। इक्विटी मीन्स होती है जितनी भी शेयर होल्डर की कोई मनी बिजनेस में इन्वेस्ट होती है उसको बोलते हैं इक्विटी या कैपिटल। सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट क्या बताता है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उसके बारे में बताता है। तो इसके मेन 2 टर्म्स होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते टाइम जितनी भी मनी हम जितनी भी इनकम अर्न करते हैं वो होती है रेवेन्यू, और जितनी मनी हमने उसको इस प्रोड्यूस करने में स्पेंड कर दी, यानी हमारे कितने खर्चे हो गए, वो सारी हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंस। तो इसमें मेन क्या आती हैं हमारी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, लायबिलिटीज़, एसेट्स एंड इक्विटी। थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी का मीनिंग क्या होता है कि स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जो ये बताता है कि जो हमारी कैपिटल थी, जो हमारी इक्विटी लगी हुई थी बिजनेस में, उसमें कितना चेंजेस आए हैं। जैसे कि हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, प्रॉफिट होता है तो उससे हमारी कैपिटल का सेम रहेगी नहीं, वो चेंज हो जाती है। हमने मनी विड्रॉ कर ली पर्सनल यूज़ के लिए, एडिशनल कैपिटल लगाई तो उसमें कुछ तो चेंजेस होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट होता है ये बताता है इक्विटी में होने वाले चेंजेस को। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि बिज़नेस में कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। ये हमारा एक सेपरेट चैप्टर भी है जिसको कि हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो इसमें एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया जाता है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग 3 एक्टिविटीज़ होती हैं और उनके थ्रू देखा जाता है कि कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ और हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। लास्ट है नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है और उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तो उसको प्रिपेयर किया जाता है। आज तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।